हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू महा रिवीजन ऑफ नीट। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ रे ऑप्टिक्स। एक और बात याद दिलाना चाहूँगा, कल हम लोग आने वाले हैं लाइव और लाइव सेशन में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नीट दूंगा। तो फॉर लाइव लेक्चर ज़रूर कनेक्ट करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, विल स्टार्ट विद द रे ऑप्टिक्स। मैं फटाफट बात करते जाऊंगा। चैप्टर बहुत वास्ट है, टॉपिक बहुत सारे हैं, इसके लिए बात थोड़ा फास्ट करूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में जो बातें पता होनी चाहिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक सरफेस, ये सिल्वरिंग किया हुआ पार्ट है। एक इंसिडेंट रे यहाँ से हिट होने वाला है। इंसिडेंट रे को लिखा IR। जहाँ पे ये हिट हो रहा है वहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल इंसिडेंट रेस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सरफेस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है वो है थीटा। ये रिफ्लेक्ट जब भी होगा दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी सेम एंगल क्रिएट होता है और सरफेस के साथ भी सेम ही एंगल क्रिएट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर, जहां पे हम लोग सीख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें याद रखनी है हम लोगों को। फर्स्ट पॉइंट, इफ आई टिल्ट दिस एंगल बाय थीटा, अगर मैंने प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा और इंसिडेंट रे मैंने चेंज नहीं किया, देन रिफ्लेक्टेड रे विल टिल्टेड बाय 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से शिफ्ट होने वाला है अगर मिरर को थीटा से चेंज किया तो। और ये PYQ है तुम्हारा, तो ध्यान देना जो मैं बातें बोल रहा हूं सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेकेंड पॉइंट, मिरर से जब भी रिफ्लेक्ट होगा रेज में फेस चेंज होता है बाय पाई। मतलब यहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज में फेस चेंज होता है पाई। थर्ड पॉइंट, इफ u is velocity of object, then velocity of image with respect to mirror will be equal to u only, and velocity of image with respect to object will be equal to 2u। with respect to object डबल होता है, with respect to mirror सेम ही रहता है। Now next, अगर पर्सन का हाइट h है तो उसको h/2 हाइट का मिरर चाहिए। तो मिरर रिक्वायर टू व्यू एंटायर बॉडी मतलब टॉप से बॉटम तक अगर उसको देखना है खुद के बॉडी को, तो मिरर का जो लेंथ चाहिए वो h/2, जितना उसका हाइट होगा उससे हाफ हाइट का मिरर चाहिए तो ही वो देख पाता है। These are the few points which you have to remember about plane mirror। अब प्लेन मिरर में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं फटाफट बात कर रहूंगा। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ इमेज क्या होता है। पूरे चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है जो बच्चे लोग याद नहीं रखते। आप लोग बातों को समझो। अगर मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेज, दो इंसिडेंट रेज जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा वहां पे ऑब्जेक्ट होता है। और इमेज अगर चाहिए आप लोगों को तो इंटरसेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्टेड रेस, और ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में चलता है। दो रेज, इंसिडेंट रेज जहां इंटरसेक्ट होगी वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे ये होगा इंटरसेक्शन, वहां पे इमेज बनेगा। नाउ फटाफट बात करता हूं दूसरी। यहाँ पे समझो एक मिरर रखा हुआ है, मैंने एक इंसिडेंट रे मैंने ऐसा बनाया, दूसरा इंसिडेंट रे ऐसा बनाया। दिस आर द इंसिडेंट रे जो ब्लू कलर में है। इंसिडेंट रेज जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ से मिरर से ये रिफ्लेक्ट होने वाला है ये रे, ये रिफ्लेक्ट होने वाला है ये रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये यहाँ पे तो नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है प्लेन मिरर में। इमेज अगर वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल इमेज जो मिरर के पीछे बनता है, और ये रियल ऑब्जेक्ट, उल्टा होता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल होता है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बता के दे दिया। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं इसमें, दैट इज द नंबर ऑफ इमेजेस, number of images formed by two or more mirror। तो आपका फंडा क्या है? तो फंडा है 360 डिवाइड बाई थीटा कर दो। 360 डिवाइड बाई थीटा करके हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं। तो इसके तीन केसेस याद रखो। 360 डिवाइड बाई थीटा, व्हाट इज थीटा? दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल दिया होगा वो, समझो 60 डिग्री दिया तो 6 आएगा। 6 इज अ इवन नंबर, तो अगर नंबर इवन आया है तो इमेजेस जो बनने वाले हैं वो हो गए 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, एक माइनस करके मिलेगा। जब ऑड नंबर आएगा डिवीजन करके तो इमेज, इसमें दो केसेस लिखता हूं मैं। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है तो क्या, और नॉन सिमेट्रिकली रखा है तो क्या। सिमेट्रिकली अगर रखा है तो आंसर आएगा इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1, नॉन सिमेट्रिकली रखा है तो 360 बाई थीटा। अगर नंबर फ्रैक्शन आता है, मुझे फ्रैक्शन नंबर आता है तो आपको लेना है ओनली इंटीजर पार्ट, और ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो मैं दूर करता हूं। अगर मुझे फ्रैक्शन नंबर आता है समझो 9.89 या 9.99, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या है? तो दोनों केस में 9 इमेज है। राउंड ऑफ नहीं करोगे, राउंड ऑफ नहीं करना है। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 9, नॉट 10। इसमें 10 नहीं, इसमें भी 10 नहीं है, 9 इमेज ओनली इंटीजर। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं जो पूछते हैं जनरली कि भाई अगर मैं 90 डिग्री पे दो मिरर रखता हूं, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे दो मिरर रखा है, अगर ये केस समझा तो इजी हो जाएगा। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ये मिरर के वजह से यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ये नीचे वाले मिरर के वजह से यहाँ पे एक इमेज बनेगा, और इसके या इसके वजह से यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा I3। तो टोटल 3 इमेज बने, ऑब्जेक्ट एक, 3 इमेज। अब ये 360 बाई थीटा माइनस 1 का लॉजिक क्या है वो बताता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री अगर है तो आंसर आया 360 बाई 90 विच इज इक्वल टू 4। लेकिन 4 इमेज नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ 4 है, तो -1 करेंगे तो 3 इमेज बनते अपने। तो इसके लिए -1 करते हम लोग के 4 टोटल दिखेंगे 4 लोग, लेकिन उसमें से एक रियल ऑब्जेक्ट होगा, बाकी इमेजेस होंगे। नाउ इसी में एक और बात बताता हूं। क्वेश्चन है, एक पर्सन मैं ही हूं, समझो मैं बाल बना रहा हूं, ले मस्त, यहाँ पे राइट हैंड से कॉम करता हूं, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड, अगर मैं राइट हैंड से कॉम कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे दिखेगा मैं लेफ्ट हैंड से कॉम कर रहा हूं, और यहाँ पे भी दिखेगा मैं लेफ्ट हैंड से कॉम कर रहा हूं। लेकिन I3 ऐसा होगा जिसमें दिखेगा राइट हैंड से मैं कॉम कर रहा हूं।
या कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है राइट हैंड से लिख रहा है, वो इधर लेफ्ट हैंड से दिखेगा, ये लेफ्ट हैंड दिखेगा, राइट हैंड। क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये कॉम कर रहा है राइट हैंड से तो ऐसे कितने इमेज होगी जहाँ पे वो कॉम कर रहा है राइट हैंड से, तो ओनली वन इमेज होगी जहाँ पे वो राइट हैंड से कॉम करेगा। ठीक है, दूसरा प्लेन मिरर के लिए एक और बात फटाफट बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, अपने पास एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा मिरर यहाँ लगा हुआ है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, लेट्स से थीटा। इसमें लोग बहुत सारे केसेस बनाते हैं, अरे भाई कोई केस नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री लगाओ, आंसर निकालो। अब ज्योमेट्री कैसे लगाना है वो देख लो। मेरा एक रे समझो यहां से ऐसा हिट किया, ये एंगल ये आई, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल भी आई होगा, और यहां पे समझो अल्फा लिखा तो ये भी अल्फा होगा, और यहां से इसके बाद इसने रिफ्लेक्ट होके इधर गया, तो यहां पे क्या एंगल होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ये एंगल आई, ये एंगल आई, तो ये एंगल अपने को पूछा अगर समझो एग्जाम्पल, तो सिंपल है, देखो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो ये हो गया है 180 माइनस अल्फा। यहाँ पे हम एक 90 डिग्री मार्क करेंगे, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, सेम ये भी एंगल होगा। अब एक ट्राइंगल दिख रहा है अपने को, ये ट्राइंगल लेट से ए बी और सी ट्राइंगल, इसमें ये तीनों का एडिशन प्लस ये दोनों का एडिशन, और ये मिसिंग है वो मिल जाएगा बिकॉज टोटल 180 होगा, 90 में से ये माइनस करके ये मिल गया। तो सिर्फ ज्योमेट्री लगाना है, ज्योमेट्री। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वैरायटी लाता हूँ। अगर ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चला गया ऐसा, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये दोनों सेम होते हैं पैरेलल लाइन अगर है तो, और ये एंगल अगर थीटा है तो फिर इसमें से ये एंगल मिलेगा और बाकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आंसर है ज्योमेट्री लगाओ, आंसर निकालो। केसेस याद मत रखो, कॉम्प्लिकेशन होता है, कितना याद रखेंगे। तो ये था सारा प्लेन मिरर के बारे में। अब मैं बात करूंगा स्फेरिकल मिरर के लिए, फटाफट बात करेंगे। एक जन ने रिक्वेस्ट किया है कि सर बोर्ड पे लिखने के बाद आप थोड़ी देर साइड पे हो जाओ ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। तो बेटा इतना टाइम नहीं है अपने पास, आपको नोट्स चाहिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए। यस, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले एक स्फीयर लेना है और इसमें से एक पोर्शन कट करना है। समझो मैंने ये एक पोर्शन कट किया और इसमें सिल्वरिंग कर लिया, मतलब आपका इंसिडेंट रे ये साइड से आने वाला है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, और सारे मेजरमेंट यहीं से होने वाले हैं। अब लाइट रे यहाँ से हिट होने वाला है, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से भी लाइट हिट होने वाला है, ये रिफ्लेक्टेड रे। सारे रिफ्लेक्टेड रेज जो पॉइंट पे मिलते हैं वो होता है फोकस, और लेंथ पोल से मेजर करते हैं वो होता है फोकल लेंथ। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, तो सेंटर मतलब ये पार्ट होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में होता है रिलेशन r/2। साइन कन्वेंशन समझ लो, पूरे चैप्टर में एक ही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जो नॉर्मल होता है। तो इसका फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ठीक है। फोकल लेंथ और इसमें रिलेशन ये है। अब ये वाले जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज जो बनते हैं उनमें एक रिलेशन है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। कंफ्यूजन, सर प्लस का भी लेने का माइनस का भी लेने, टेक्निक क्या है? मिरर स्टैंड फॉर m, m मतलब दिल मांगे मोर, मोर मतलब प्लस करने का।
तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन है जिसमें साइन कन्वेंशन लेना ही है, और ये फॉर्मूला को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जो हर मिरर के लिए वैलिड है। तो सर प्लेन मिरर में तो नहीं दिया, यस प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो इसमें याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन होता है, ये मिरर छोटा बड़ा कर सकता है ऑब्जेक्ट को, इसके लिए मैग्निफिकेशन है, जिसका बेसिक फॉर्मूला है V/U। सर V क्या है, U क्या है, अभी तक तो पता ही होगा। V इज अ इमेज डिस्टेंस, पोल से मेजर करते हैं, U इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से मेजर करते हैं। इसी को अगर मैं V से मल्टीप्लाई करूं तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है F-V/F। इसी को अगर U के टर्म में लिखना है तो F/F-U, और इसका मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन होता है इसमें। ये एक मिरर बताया मैंने कॉन्वेक्स। दूसरा होता है कॉनकेव, वापस एक स्फीयर लिया और उसमें से कुछ पोर्शन मैंने कट कर लिया और यहां पे सिल्वरिंग किया, ये अब इसमें जब लाइट हिट होगा यहां से तो ये सारे इधर जमा होने वाले लाइट, तो ये आपका फोकस बना और ये फोकल लेंथ बना। रिलेशन यही है, लेकिन फोकल लेंथ हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन में बोलेगे, अच्छा ये मिरर को कॉनकेव नाम दिया है, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन में बोलेगे कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब हम इतने जोश में होते कि फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके कैलकुलेट कर डालते, फिर आंसर रॉन्ग आता है और मैच भी होता है, क्योंकि उनको पता है कि तुम इसको पॉजिटिव लेके कैलकुलेट करोगे तो वहां क्या आंसर आने वाला है। याद रखना फोकल लेंथ नेगेटिव। कुछ बच्चे आए थे ये कंप्लेन लेके, सर साइन कन्वेंशन क्या है। मैं बोलता हूँ साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ राइट साइड वाले पॉजिटिव तो हर बार मैं पॉजिटिव ही लूंगा। दूसरी बात, एक एक्चुअल साइन कन्वेंशन ये होता है जहां से लाइट रे आ रहा है ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, और अगर लाइट रे कोई ऐसा बना रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये एक्चुअल है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम वही, क्योंकि हमारी आदत है लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज राइट साइड बनेगा, इसके लिए फिर हम रूल बना लिया लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव राइट साइड वाले पॉजिटिव। नाउ आगे बढ़ते, ये सब फॉर्मूला इसके लिए भी है। इसमें जो इंटरेस्टिंग बातें हैं जो याद रखनी है आप लोगों को, वो होता है कि इमेज कहाँ पे बनने वाला है और कैसा बनने वाला है। तो मैं एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, एक ही इसमें सब याद रख लो। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। अब कॉनकेव मिरर में यहां पे इसका फोकस है F और यहां पे डबल द फोकस है। इमेज इंफिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी से चालू होगा और इमेज चालू होगा फोकस से। ये ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स F 2F आते जाएगा और इमेज यहां से दूर होते जाएगा। तो बार बार बोल रहा हूं सुनना बराबर से, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे है। ये जैसे ही नजदीक लेके आए इमेज इन दोनों के बीच में आ गया, मैग्निफाइड होते जाएगा इमेज। पहले पॉइंट फॉर्म में था, फिर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, फिर जैसे ही 2F पे आया तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। फिर 2F और F के बीच में आया तो इसका इमेज पीछे जाएगा, मैग्नीफाइड होते हैं, मैग्नीफाइड। F पे जाएगा तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाएगा। और इंपॉर्टेंट, अगर पोल और F के बीच में आया तो इमेज वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। बाकी सब में रियल इमेज मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो पॉइंट फॉर्म दैट इज डिमिनिश इमेज, बाकी सब में मैग्नीफाई होते जाएगा। सर ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, एग्जाम्पल ये A, B, C और D, और मैंने पूछा इसका इमेज कैसा बनेगा,
तो आपका कैलकुलेशन क्या बोलता है, पहले आप ए बी ऑब्जेक्ट लो, समझो ये मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, अगर ऐसा लिखा तो पहले मैं ए बी के बारे में बात करूंगा। ए बी में मैं फोकल लेंथ ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इमेज कहाँ पे आएगा वो बताऊंगा। इमेज बन गया, उसके बाद मैं मैग्निफिकेशन फाइंड करूंगा वी बाई यू से कि कितना मैग्नीफाइड हो रहा है, क्या कितना कम हो रहा है, वो ढूंढने के बाद मैं उसको कंपेयर करूंगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ और हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लूंगा। अब मेरा कैलकुलेशन क्या बोलता है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, यहां से मैंने बोला यहां से ऐसा जाएगा, इमेज इधर आता है, मैग्नीफाइड होना चालू होगा जब वो 2f के आगे जाएगा ऑब्जेक्ट, तब तक ये हाइट छोटा रहेगा, तो यहाँ पे छोटा सा साइज बनाता हूँ ऑलमोस्ट 1 का, लेकिन इसका जो होगा मैग्निफिकेशन वो बड़ा होगा ऐसा, तो इसका ये इमेज कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैंने नंबर के साथ डील नहीं किया है, मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम्हारा काम होगा। ये फॉर्मूला दिया है, पहले फोकल लेंथ से v फाइंड करो, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू, h बाई h का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो। तो दिस इज द स्पेरिकल मिरर। और अब इसके बाद स्पेरिकल मिरर में यही है सिर्फ, इसके बाद जो चालू होता है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। चलो बात करते रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं जो काम आने वाले हैं, बट हम कॉन्सेप्ट पे जाते ही नहीं और इसके लिए सम सॉल्व नहीं होता है। याद रखना जो मैं धीरे धीरे बातें बता रहा हूँ, जब भी रिफ्रैक्शन होता है मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाले, तो हम लोग के पास एक म्यू रहेगा, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब होता है, इसके फॉर्मूला समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और 2 का बेसिक फॉर्मूला वेलोसिटी इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे लिखते हैं, इसको लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 लिख सकते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन अगर लिखा तो ये 1 2 चेंज कर लेने का। ये आइडिया है, ये पकड़ के रखना कि क्या होता है ये बेसिक। अब जो स्कूल में हमको सिखाया उधर से चालू करता हूं। ये मीडियम 2 है विच इज डेंसर मीडियम, और यहां पे है ये रेयरर मीडियम, मीडियम 1। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, आंसर यहां से ये रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे। एक्चुअल पाथ इसका यहां पे होता, लेकिन जब ये ट्रैवल करेगा तो ये बेंड करता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है वो है r, और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करता है वो होता है डिविएशन I माइनस R। तो सर ये रिफ्रैक्शन में डिविएशन होता है, तो क्या रिफ्लेक्शन में भी था क्या? आंसर है हाँ था। रिफ्लेक्शन में ये ऐसा जा रहा था, ऐसा बेंड हो गया, तो ये एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है विच इज 180 माइनस 2i। ठीक है, वो पूछते नहीं इसके लिए नहीं बताया, बट इधर काम का है बहुत। अब I और R जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, इनफैक्ट प्रिज्म का भी क्वेश्चन होगा ना, जैसे ही ये हिट हुआ अंदर गया दूसरे मीडियम में, आपको रिफ्रैक्शन का लॉ लगाने का, दैट इज स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, तो सबको सिर्फ ये पता होता है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। अरे लेकिन म्यू किसका लेने का? 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। तो आंसर है कौन से मीडियम में वो एंटर कर रहा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू जहां से वो आ रहा है वो। वापस बोलता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेने का? तो जो मीडियम ने उसको बेंड किया है उसका विथ रिस्पेक्ट टू जहां से वो आ रहा है उसका। मतलब अगर ये ग्लास ये वाटर होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता। तो ये बेसिक फॉर्मूला है।
अगर I और R छोटा होगा तो इसको I और R लिख सकते हैं, साइन साइन हम लोग हटा सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, तो इसको लिख सकते हैं μ2/μ1 इज इक्वल टू I बाय R। तो कुछ लोग ऐसा याद रखते हैं I इंटू μ1 इज इक्वल टू R इंटू μ2। कैसे भी याद रखो, बेसिक याद रखो, मैं तो बोलता हूँ बेसिक बेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब हम लोग उल्टा रिफ्लेक्शन देखेंगे, दैट लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो ये इंसिडेंट रे ये I बना रहा है, इसका एक्चुअल पाथ ये होता है, यहां से ये बेंड हो गया और ये R बना रहा है। तो डेविएशन जो है वो यहाँ पे है और डेविएशन का वैल्यू इन दिस केस इट इज R माइनस I, नॉट R माइनस, ये सेम, क्योंकि यहाँ पे R बड़ा होने वाला है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब मैंने पूछा इधर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर भी लगाते साइन I अपॉन साइन R और म्यू, और यही रॉन्ग होता है। अब ये म्यू किसका है, तो 2 से 1 में जा रहा हूं तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, और ये दोनों देखो उल्टे है, तो इसके लिए μ2 1 जब लिखना होगा तो इट बिकम साइन R अपॉन साइन I। ये तो याद रखना, डेंसर से रेयरर होगा तो मैं उल्टा लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, क्योंकि जो म्यू लिखते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम लिखते हैं हम लोग। ये एक बेसिक स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। अब इसको यूज कहां पे करते हैं, उसका एप्लीकेशन समझते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, क्वेश्चन ऐसा है, इसका थिकनेस दिया है हम लोग को ग्लास स्लैब का, लेट से इसका थिकनेस T है। एक लाइट रे जो ट्रैवल कर रहा है, यहां से हिट किया इसने लाइट रेस ने, और ये इधर बेंड हो गया, जो इसका एक्चुअल पाथ था वो ये था। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे I दिया है तो ये R ढूंढ लेंगे, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। ढूंढना क्या अपने को, तो टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कितना टाइम लगेगा वो ढूंढना होता है। तो सिंपल आइडिया है, पहले R ढूंढो, तुम्हारे पास डेप्थ है, साइन R मिल गया, साइन R मिलने पे अपने को यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये साइड पता है, एंगल पता है, ये साइड तुम लोग ढूंढ लोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर डिस्टेंस मिल गया, तुम्हारे पास वेलोसिटी इन द मीडियम ढूंढने का मेथड है, वेलोसिटी इन द मीडियम ढूंढने का मेथड है, तो टाइम भी मिल जाएगा। मैं पूरे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, लेकिन दिस इज द प्रोसेस। सबसे पहले R फाइंड करो, फिर ये लेंथ फाइंड करो। अब वो कैसे, ये स्टेज पे हम नहीं बता सकते। ये लेंथ फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड करो, ये मीडियम में। वेलोसिटी फाइंड करने के बाद बेसिक फॉर्मूला, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। लाइट चैप्टर में लाइट कभी एक्सेलरेट नहीं होता, वो एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। मीडियम रहेगा तो ये एक वेलोसिटी, यहाँ पे एक वेलोसिटी, तो आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन में जाना ही नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं और पूछते लैटरल शिफ्ट कितना हुआ। अब व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, तो यहां से जब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दिस इज द लैटरल शिफ्ट। अगर मैं नामकरण कर दूं A, B, C और D, तो ये जो मेरा CD है ये लैटरल शिफ्ट है। और लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ये थिकनेस जो दिया है वो T साइन I माइनस R, क्योंकि यहाँ पे एंगल I माइनस R बनता है, डिवाइड बाय कॉस R। कुछ लोग ये याद रखते, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। आपको साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगाना है, कॉस R से डिवाइड करना है, तो T साइन R माइनस कॉस I इंटू टेन R, ये बनेगा फॉर्मूला। ये याद रखना है लैटरल शिफ्ट में। इससे काम नहीं होगा, बहुत रेयर केस में इससे काम होने वाला है आपका। तो इसी में मैंने दो केस बता दिया। एक तो बोलते हैं इसको इधर तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, दूसरा क्वेश्चन लैटरल शिफ्ट कितना होता है वो। नाउ थर्ड, फर्स्ट सेकंड इसी में आ गया। थर्ड क्वेश्चन में ये मटेरियल है, यहां से लाइट हिट किया। क्वेश्चन है कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ।
एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब दोनों में आरआर लिखा है, लेकिन याद रखना आरआर क्या है, राजस्थान रॉयल नहीं है, आईपीएल चल रहा है। ये दोनों 90 डिग्री पे, ऐसा क्वेश्चन होता है। अब ये दोनों 90 पे तो क्या होता है, तो आई यहाँ पे, आई यहाँ पे, तो ये एंगल जो मिलेगा मुझे, तो 90 ये है, ये आई है, टोटल 180 है, यहाँ से यहाँ तक का 180 है, यहाँ से यहाँ तक का 180 है, तो टोटल 180 में से मैं 90 और आई माइनस कर दूंगा, तब जाके मुझे ये आर मिलेगा। तो आर का वैल्यू मिला 90 माइनस आई, और साइन आर विच इज साइन 90 माइनस आई, दिस बिकम कॉस आर। तो मेरा स्नेल्स लॉ जो लगाऊंगा मैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is sin I upon sin R, और sin R become cos R, तो म्यू का वैल्यू बनेगा tan I। ये और ये ब्रूस्टर लॉ भी है अपना, जब आएगा तब बात करेंगे ब्रूस्टर लॉ। फोर्थ एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपरेंट डेप्थ। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यही प्रॉब्लम है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना है, बात को समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि भाई एक कॉइन है और ये पानी के अंदर रखा है, पॉपुलर है, इसको बाद में मैं चेंज करूंगा, इसके लिए समझ लेना। और मैंने बोला ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब कॉइन यहाँ पे है नीचे सबसे, और इसका डेप्थ, एपरेंट डेप्थ मुझे यहाँ पे किधर तो भी दिखेगा, ये एपरेंट डेप्थ है जो मुझे दिखने वाला है ऊपर से। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, आप बात को समझ लेना, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो apparent depth is real depth upon refractive index of medium in which object is placed. This is where glass का, sorry, water का with respect to air। अच्छा ऐसा कैसे सर, क्या, अभी वापस बोलता हूँ, सुनो। कॉइन नहीं रखा है, इधर एक मछली है, मछली जल की रानी, और इधर एक बंदर है। ऐसा, अब सुनना बराबर से, जब बंदर इसको देखेगा तो इसको जब देखेगा तो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, तो जब एपरेंट डेप्थ ऑब्जर्व्ड बाय मंकी तो फॉर्मूला बराबर है। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि फिश को ये कहां पे दिखेगा, फिश को ये कहां पे दिखेगा, तो फिश को कहां पे दिखेगा, तो आंसर है एपरेंट डेप्थ पे दिखेगा, वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। तो किधर दिखेगा, तो जब फिश मंकी को देखेगी तब एपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ, मतलब जो एक्चुअल है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे बाबा ये क्या हुआ, तो आंसर है इसको उल्टा। मैंने क्या बोला, जिधर ऑब्जेक्ट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ऑब्जेक्ट एयर में है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया डी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है बात, क्या बोला, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट रख दिए, समझो ये एक ग्लास स्लैब, इसमें एक कॉइन, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग मटेरियल डाल दिए, μ1, μ2, μ3, तीनों का थिकनेस कुछ अलग अलग है, तो एपरेंट डेप्थ का वैल्यू, तो एपरेंट डेप्थ का वैल्यू, तो थिकनेस, अरे उल्टा लिख दिया है, तो 3, 2, 1, थिकनेस T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, T2 μ2 प्लस T3 μ3, क्योंकि तीनों लोग शिफ्ट करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो एपरेंट डेप्थ मिलेगा। ऐसे जितने भी मटेरियल होंगे वैसे रख देंगे हम लोग। तो ये था रिफ्रैक्शन के बारे में बात।
लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बात करूंगा मैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर, अभी इसको समझते थोड़ा सा। ये एक मीडियम डेंसर बना दिया, यहां से लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं और ये इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ तो भी एंगल आर बन रहा है यहाँ पे आई। अब जैसे जैसे मैंने आई बढ़ाया, आर बढ़ते जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जिसमें अगर मैंने आई बनाया तो ये आर 90 डिग्री बन जाएगा और ये मेरा क्रिटिकल एंगल हो गया। भाई इतने से ज़्यादा बढ़ाया ना तो लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगी। तो उससे क्या सर, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे स्विमिंग पूल, अगर ये पानी डाल दिया, तुम इधर स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आपकी आंखें हैं, तो ये पॉइंट के बाद का नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि लाइट उधर पहुंच ही नहीं रहे। लाइट उधर पहुंचेगा तो ही देख पाओगे। तो जहां से तुम खड़े हो, यहां से एक पर्टिकुलर एंगल तक का ही चीजें बाहर की दिखेगी, उसके बाद क्या है नहीं दिखेगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। अब अगर मैंने एंगल और बढ़ाया, मस्ती किया मैंने कि भाई नहीं अपने को एंगल और बढ़ाना है, तो आंसर है एंगल अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया तो ये अंदर ही आएगा वापस। इसके लिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी इसका म्यू 2 1 विल बी इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला मैं इसमें उल्टा लिखूंगा, विच इज साइन आर अपॉन साइन आई सी। साइन आर, आर 90 डिग्री है, 1 हो गया, म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी क्रिटिकल, और साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बना फॉर्मूला। तो जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा आपको ये कंडीशन यूज करना है, साइन आई सी इज 1 अपॉन म्यू, तो क्रिटिकल एंगल मिलता है। उससे ज्यादा हुआ तो अंदर। अच्छा, क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर है क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा उतने ज्यादा लाइट अंदर आने वाले हैं, तो ब्राइट दिखेगा। इसके लिए डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा होता है, डायमंड सबसे ब्राइट होता है। तो डायमंड ब्राइट होने के पीछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। लाइट अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पा रहा है तो वो अंदर ही है। नाउ इसका एक एप्लीकेशन समझ लेते हैं ताकि इसका काम भी कंप्लीट हो। एक मछली का क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि होने क्या वाला है। समझो ये एक मछली बनाई मैंने, वापस अच्छी मछली बनाता हूं मैं। यहां से इसका लाइट यहां तक ही जा पाएगा, ये इसके आगे इसको नहीं दिखेगा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसके बाद वाली चीजें ये नहीं देख पाएगी। ये क्रिटिकल एंगल बन गया। तो इधर सेमी वर्टिकल एंगल भी उतना ही बनेगा, आईसी, ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगी अपने। तो क्वेश्चन पूछते हैं ये जो कोन बना है विजिबिलिटी का, इतने में ही उसको दिखने वाला है। तो क्वेश्चन ये है, समझो ये हाइट h और अगर ये r है, तो अपना फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो साइन आई सी विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट होगा r और हाइपोटेनियस इधर है, ये है, तो रूट ऑफ दिस, तो साइन आई सी क्रिटिकल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आई सी कर सकता हूँ, विच इज r बाई h। इससे कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन। तो ये हाइट पूछते या तो रेडियस पूछेंगे, जो भी पूछेंगे वैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक मछली का प्रॉब्लम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। बाकी टोटल इंटरनल का कोई भी क्वेश्चन आया ये कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज अ केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाइबर, एयरटेल का भी आजकल फाइबर आने लगा है। तो यहाँ पे आप लोग फाइबर यूज करते, फाइबर में
कोन होता है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कोर होता है, ये एक मटेरियल है, इसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल डिपॉजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। ये है कोर, ये है क्लैडिंग, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रखते हैं। इसका अगर μ1, इसका μ2, μ1 ग्रेटर देन μ2, तो जो भी लाइट ऐसे अंदर आई है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके आगे 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 जाएगा। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसके लिए इसमें इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आता है कर्व्ड सरफेस। अभी कर्व्ड सरफेस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कर्व्ड सरफेस का सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अगर ये कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज किधर बनेगा, इधर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो इनका रिलेशन ये यहाँ पे लेट से μ1 और ये μ2, ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो इसका फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, क्योंकि इधर इमेज बन रहा है, इधर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये फॉर्मूला। इसमें चेंजेस कर सकते हो आप, अगर ये दोनों चेंज हुआ तो ये सब भी चेंज होने वाला है। ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पे बात हो गई, ये रिफ्रैक्शन पे इनफैक्ट पूरी बात हो गई है। अब बात होगी हमारी लेंस पे। लेंस, दो टाइप के लेंस सीखने अपने को। एक होता है बाई कॉन्वेक्स, मतलब इन शॉर्ट कॉन्वेक्स, इसको हम याद रखते हैं थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस, लाइट को कन्वर्ज करेगा। ये इसका प्रॉपर नाम है बाई कॉन्वेक्स, और एक और बनाता हूं प्लेनो कॉन्वेक्स। दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस में इसका उल्टा होता है, दैट थिक एट द एज, थिन एट द सेंटर, और ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। और इसमें भी प्लेनो कॉनकेव होता है। ठीक है, ये दो ही पूछते हैं जनरली, मतलब 4 केस इसके ही बारे में बात करने वाले। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़ाते हैं। लेंस में आपको पहला फॉर्मूला जो याद रखना है, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, विच इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। लेकिन हम इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होते हैं, तो 1 बाय आर 1 बाय आर, अरे जीरो नहीं भाई, एक अगर एक इधर है रेडियस पॉजिटिव तो एक नेगेटिव हो जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 बाय आर बनेगा, तो फोकल लेंथ बनेगा r अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, ये फोकल लेंथ होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक इंफिनिटी बन जाएगा, तो फोकल लेंथ बन जाएगा r अपॉन म्यू माइनस 1। अब एक का, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव, एक का फोकल लेंथ नेगेटिव। अब किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव? तो कॉन्वेक्स लेंस जिसमें फोकस पीछे होने वाला है, लाइट कन्वर्ज होने वाली है, तो ये पॉजिटिव होता है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। वापस इसमें म्यू कौन सा लेना है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो भी मटेरियल का होगा विथ रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम, जो भी रहेगा वो, मतलब फिलहाल एयर है, और ये मैंने जो लिखा है ना बहुत काम का, ऐसा कोई टीचर लिखता नहीं है ना, प्रॉब्लम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का लेना है और विथ रिस्पेक्ट टू वो बाहर मटेरियल होगा वो लेना है, क्योंकि अगर मैंने इधर लिक्विड डाल दिया इसके बाहर तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और समझो ये ग्लास का बना है, बाहर लिक्विड है, तो इधर आएगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो ये याद रखना कि क्या लेना है आपको, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। ये फॉर्मूला के दम पे आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, कितना कन्वर्ज करता है, कितना बेंड करता है, वो पावर ऑफ द लेंस होता है। सेकेंड, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला लिखा है वैसे लेंस का भी है।
लेंस स्टार्ट होता है L से, L स्टैंड फॉर लेस, तो ये होगा माइनस, ये F1/F का वैल्यू होता है। ये मैग्निफिकेशन जो मिरर में था वैसा ही फॉर्मूला लगाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर जब ये सॉरी लेंस हो गए तब क्या होगा, तो दो लेंसेज रखे बाजू बाजू में, तो अब इसका फोकल लेंथ क्या, तो 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों का फोकल लेंथ ऐड होता है। लेकिन अगर ये लेंस को मैंने यहां से उठा के थोड़े डिस्टेंस पे डाल दिया, कितने डिस्टेंस पे, तो d, तो आंसर आएगा -d f1/f2। अब 1/f इज अ पावर, तो यहां पे लिख सकते इफेक्टिव पावर एस p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, ये भी लिख सकते पावर। ये लेंस के बारे में। अब लेंस में थोड़ा सा मैं और डिटेल में बात करता हूं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक लेंस, ये दूसरा लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है और इसके बीच में हमने एक लिक्विड फिलअप कर दिया, तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि इधर 2 नहीं 3 लेंस बनेंगे, एक कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। तो आपका जो फोकल लेंथ होता है टोटल 1/f, 1/f1, 1/f2, 1/f3 होगा। लेकिन इसमें ये जो कॉनकेव है उसका फोकल लेंथ जनरली नेगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा, बराबर है। अब ये याद रखना। दूसरी एक बात बताता हूं, एक लेंस को अगर समझो ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो 1.5 है, मैंने इसके बाहर एक मीडियम डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, जो इससे ज्यादा है। सो नाउ ये कन्वर्जिंग नहीं ऐड करेगा, ये डाइवर्जिंग ऐड करेगा, बाहर का ज्यादा हो गया, अंदर का कम हो गया है, तो नाउ इट विल एक्ट एज उल्टा, दैट इज डाइवर्जिंग, मतलब इट विल बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। याद रखना, उल्टा हो जाएगा। और अगर कॉनकेव है और ऐसा डाला तो कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, उल्टा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हुआ तो ये उल्टा उल्टा काम करने लगता है। तो दिस इज अबाउट लेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फटाफट प्रिज्म के लिए। स्टूडेंट बोलते प्रिज्म के सम सॉल्व नहीं होते। अरे सम कैसे सॉल्व होगे, तुम फॉर्मूला रट्टा मारने जाते तो सम सॉल्व नहीं होने वाले। बेसिक आइडिया को पकड़ के रखो, याद रखो, प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन हुआ, डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम बनाओ। इसमें ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, यहां से रे हिट हुआ, ये नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो है आई, और ये यहां से बेंड हुआ। बस मैं सिर्फ इतनी ही बात करूंगा, R1। तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाने का, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, और म्यू कैन बी रिटन एज आई अपॉन R1। तुम लगाते ही नहीं ना, स्नेल्स लॉ लगाते ही नहीं हो, कुछ अलग ही करते हो। यहां पे ये हिट हुआ, यहां पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहां से ये बेंड हुआ, ये आया E, यहां पे आया R2, यहां पे भी स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी साइन E अपॉन साइन R2। अरे सर ये इंसिडेंट ये, हाँ बाबा, लेकिन बोला ना मैंने डेंसर से रेयर जाएगा तो मैं उल्टा लगाऊंगा स्नेल्स लॉ। नाउ तो इसको लिख सकते हैं E अपॉन R2, तो E इक्वल टू R2 म्यू R2, यहां से I लिख सकते हैं म्यू R1। दो फॉर्मूला ऐसे ही बन गए अपने। अच्छा, ये एक्चुअल पाथ इसका ये था, बाहर निकला ये पाथ से, तो ये एंगल बन गया डेविएशन डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू क्या होने वाला है, तो डेल्टा का वैल्यू होगा I प्लस E माइनस A। अब I प्लस E क्या, तो I और ये E ये रहा, तो I प्लस E इज इक्वल टू A बनता है, और A का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी
I प्लस ई का वैल्यू क्या बनाना है अपने को, तो I R1 प्लस R2 बनाता है A, ये दोनों का एंगल का एडिशन बनाता है ये A। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हम एक कैलकुलेशन भूलते हैं। कैलकुलेशन क्या भूलने वाले हैं, तो अगर हमारा इंसिडेंट एंगल मैं चेंज करते जाता हूं तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे ये डेल्टा मिनिमम हो जाता है, और जब डेल्टा मिनिमम होता है तब व्हेन डेल्टा मिनिमम होता है तब म्यू बिकम साइन आई प्लस या आई प्लस डेल्टा एम बाय 2, और ये साइन या इधर ए लिखता हूं, साइन ए बाय 2 ये बनता है। बट हमको पता ही नहीं है कभी यूज करना होता है। ये जब क्वेश्चन में बोलेगे ना डेल्टा मिनिमम है तभी तुम यूज कर सकते हो इसमें, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बेसिक लगाओ, ये सब फॉर्मूला जो बना के दिया वो बेसिक लगाओ, क्या होने वाला है ना। इसमें आगे बढ़ाता हूं मैं। ये जब जाएगा यहां से, यहां पे बना देता हूं, ये बेंड हुआ, लेकिन इधर 7 कलर आने वाले हैं। 7 कलर के लिए 7 डिविएशन, लेकिन मैं सिर्फ यही एंगल देखने वाला हूं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सेम ही हो गए। तो डेल्टा ऑफ वॉयलेट सबसे ज्यादा होता है, डेल्टा ऑफ रेड सबसे कम होता है। तो डिस्पर्शन अगर पूछा तो आंसर है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का फॉर्मूला फॉर स्मॉल डिविएशन, स्मॉल एंगल, हमारे पास फॉर्मूला बनता है म्यू माइनस 1 अप इंटू ए, ये डेल्टा। तो डेल्टा वी के लिए म्यू वी माइनस 1 लिखेंगे, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये डीवीए डिस्पर्शन। और एंगुलर डिस्पर्शन जब पूछेगा तो आंसर है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज डिस्पर्शन डिवाइड बाय एवरेज, दैट इज येलो कलर, और वी कैन राइट दिस एज डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2, ये भी लिख सकते हैं। प्रिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक एक ही है, बेसिक अप्लाई करो, आंसर निकालो। इसमें कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ एंगल बन जाएगा कि यहाँ पे साइन ए होगा और यहाँ पे साइन ए बाई 2 होगा। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगता है इसमें और बहुत ज्योमेट्री भी लगता है, इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म के क्वेश्चंस आप लोग करो, लाइव सेशन में हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे इस पे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जो शॉर्ट में बताऊंगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये चालू करने से पहले हम लोग एक टर्म सीख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। जब मैं अपना पढ़ाई करने के लिए बुक लूंगा, वो 25 सेंटीमीटर पे रखूंगा तो मुझे वो सारे लेटर्स क्लियरली दिखाई देते हैं, मेरे आंखों को स्ट्रेस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उससे थोड़ा नजदीक लूंगा तो मेरी आंखों को स्ट्रेस होगा, थोड़ी देर के बाद मेरे को सर दर्द होने लगेगा। बहुत दूर होगा, बहुत दूर मतलब इतना बहुत दूर रख दिया मैंने और बोला पढ़ना है, तो भी मेरी आंखों को स्ट्रेस होगा, तो सर दर्द होने लगेगा। इसके लिए लेक्चर्स में सर दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारा बोर्ड हमसे दूर है, तो हमारी आंखों को वो चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, और कंटिन्यू फोकस करेंगे ना तो उसके मसल्स थक जाते हैं, इसके लिए फिर नींद आती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आपका जो इमेज बन रहा है वो कैपिटल डी डिस्टेंस पे होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको हम बार बार कैपिटल डी लिखेंगे। दूसरा,
लेक्चर में सर दर्द होता है, लेकिन अगर मेरे को पूरे दिन कोई बाहर घूमने लेके जाएगा तो सर दर्द नहीं होता है, क्योंकि तब हमारी आई रिलैक्स रहती है। रिलैक्स आई का मतलब ऐसे डिस्टेंस पे है जिसको देखने के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ रहा है, और वो हम हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि इमेज इज एट इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी बोलते मतलब क्या, इन्फिनिटी पे नहीं है, एक ऐसे डिस्टेंस पे है जहाँ पे हम रिलैक्सली देख रहे पढ़ रहे। एक अगर बहुत बड़ा होर्डिंग लिखा है और उसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है तो मेरी आंखों को पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसी में अगर छोटे छोटे कुछ वर्ड्स है तो मुझे देखने में दिक्कत होगी। तो जब मैं बोलता हूँ इमेज इज एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट और हम लोग रिलैक्स आई से देख पा रहे हैं। अब आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक लेंस होता है जिसको आगे पीछे एडजस्ट करके हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का पावर 1+d/f, दिस इज फॉर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इंफिनिटी पे जब रहेगा तो सिर्फ d/f। दिस इज फॉर रिलैक्स्ड आई, दिस इज फॉर रिलैक्स्ड आई। तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इन्फिनिटी लिखा मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए होगा। ये व्हेन इमेज इज एट अ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कैपिटल डी पे जब आएगा तब। ऐसा ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्योंकि तुम सब बायो वाले हो तो यूज किया हुआ है सब लोगों ने। इसके अंदर दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। आई पीस बड़ा, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। इसमें ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है वो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बन जाता है। नाउ इसमें लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एडजस्टेबल है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसका पहले ये मैग्नीफाई करके समझो इधर इमेज बनाया उल्टा, तो ये आपका वीओ डिस्टेंस बने, वीई डिस्टेंस, सॉरी वीई डिस्टेंस, और ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो UO, और फिर इसका मैग्नीफाइड करके इधर किधर तो भी अपने को मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। ये इसका काम है। तो इसका लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज VE + L0। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ इज VO + UE। इसका मैग्निफिकेशन है 1+d/FE इंटू VO/UO। ये देखो, और ये 1+d/, तो ये तो इसका ही है ना, तो ये लेंस सेम ही होने वाला है। इसका मैग्निफिकेशन इनटू इसका मैग्निफिकेशन विच इज VO जो यहाँ पे है, डिवाइड/UO, खत्म। लेकिन रिलैक्स्ड आई के लिए वापस तो यहां से 1 हटा देने का, बस सिंपल काम, VO/UO खत्म हो गया। तो इधर भी 1 हटा दिया, यहाँ पे भी 1, तो ऐसे ही याद रखना है VO, और ये रिलैक्स्ड आई के लिए 1 हटाना है आपको। अब आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में उल्टा होता है, एक आई पीस छोटा, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है इसमें, ये उल्टा हो गया अभी। क्योंकि टेलीस्कोप में मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत दूर होगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा, फिर इसको एडजस्ट करेंगे, सेम काम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करते हैं। तो इसमें ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई पीस बनता है। दोनों का जो फोकल लेंथ होता है उसको ऐड कर दो, दैट बिकम लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप जो एडजस्टेबल है। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो लिखते हैं वो है FO/FE ब्रैकेट 1+FE/D। फॉर रिलैक्स्ड आई रहेगा तो 1 हटा देंगे, तो रिलैक्स्ड आई के लिए होगा FO/FE इंटू FE/D, दैट्स इट। ये तीनों के केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे सब काम हो जाएगा। बेसिक आइडिया प्रोवाइडेड तुम लोग को पता होगा तो कि लेंस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते तो इमेज कहाँ बनती है। जैसे मैंने मिरर में टेक्निक दिया, लेंस में नहीं दिया। लेंस में प्लीज गो थ्रू करना, कुछ डाउट रहेगा तो बताना, लाइव सेशन में हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। तो दिस इज अबाउट रे ऑप्टिक्स, काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मिला के कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेव ऑप्टिक्स के लिए। फॉर दैट स्टे ट्यून।